अगस्त 2019 में यूं तो हमारे देश में सब कुछ सही चल रहा था। पूरे देश भर से श्रद्धालु अमरनाथ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ये यात्रा रोक दी गई। इतना ही नहीं, सभी टूरिस्ट को जम्मू कश्मीर खाली करने को कहा गया। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा की आर्मी भेजी गई। उस समय सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर यहाँ होने क्या वाला है। कश्मीर में जिसकी वजह से सब कुछ हाई अलर्ट पर था, उसे ही हटाने के लिए सब कुछ हो रहा था। कश्मीर से हटा दिया गया। ऐसे कहा जाता है कि इस दिन कश्मीर को सच में आज़ादी मिली थी, पर क्या ये सच था? कश्मीर की इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा, उन तारीखों के बारे में बात करनी होगी जिन्होंने कश्मीर और यहाँ के लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल दी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और सेक्शन 35A को हटा दिया गया। इसके बाद 1950 में मिले स्पेशल स्टेट के दर्जे को भी कश्मीर से खत्म कर दिया गया था। जब राज्यसभा में देश को होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस फैसले की अनाउंसमेंट की तो किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इस फैसले से पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी होश उड़ गए और उन्होंने यूएन से इस फैसले को लेकर बातचीत की और इस फैसले पर पूरी दुनिया से कश्मीर के लिए मदद मांगी। तो आखिर क्या है आर्टिकल 370 और क्यों इतने सालों तक कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था? क्यों आर्टिकल 370 हटाने के फैसले ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया? भारत का झंडा हम सभी की शान है और भारत के किसी भी राज्य में 2 झंडे नहीं फहराए जाते, लेकिन इस राज्य के पास अपना अलग झंडा था। वहाँ की हर सरकारी इमारत पर भारत के तिरंगे के साथ उनका खुद का झंडा भी लगा रहता था। जब हम सब एक हैं, हमारे राइट्स एक हैं, तो फिर भारत का वो कौन सा राज्य था जिसे स्पेशल राइट्स दिए गए थे और इस राज्य को इतना स्पेशल क्यों बनाया गया था? जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को कई स्पेशल राइट्स मिले हुए थे और ये पॉसिबल हो पाया था आर्टिकल 370 की वजह से। पर कश्मीर के बारे में सवाल करना जितना जरूरी है, उसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। फिर भी कश्मीर हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें पता होनी चाहिए। साल 2019 पूरे कश्मीर के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ, पर अगर हम आर्टिकल 370 को समझना चाहते हैं तो हमें आजादी के उस काल में जाना होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 से पहले तक भारत के ज्यादातर हिस्से पर लगभग 100 सालों तक राज किया था। भारत के लोग ब्रिटिश हुकूमत से खुश नहीं थे और उनके जुल्म भी भारतीयों पर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। ब्रिटिश रूल को खत्म करने का पहला कदम 1857 में उठाया गया था, जिसे फर्स्ट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कहा जाता है और इसके 1 साल बाद ही ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए रूल करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू करके भारत पर राज करने की इच्छा जाहिर की। इस एक्ट में बिना किसी बंटवारे के भारत पर ब्रिटिश सरकार रूल करने लगी। धीरे धीरे इन एक्ट्स में सुधार भी किए गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के जरिए भारतीयों को भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने की परमिशन दी गई थी। ये तो हम सभी को पता है कि अंग्रेजों से भारत को आजाद करने में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत मेहनत की थी। अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही भारत आजाद हो पाया था। पर ब्रिटिश काल में भारत के प्रिंसली स्टेट यानी जिन राज्यों के राजा उस पर राज करते थे, ब्रिटिश इंडिया एक्ट से अलग थे और इनका पॉलिटिकली काम करने का तरीका भी अलग था। 1935 में हुए बदलावों के बाद भारत जियोग्राफिकली 2 हिस्सों में अलग था। पहला ब्रिटिश इंडिया और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया में 9 प्रोविंस और कुछ दूसरे इलाके शामिल थे। प्रिंसली स्टेट्स का नंबर लगभग 565 था, जिनमें राजाओं, निजाम और नवाबों का राज था। इन राज्यों की खास बात ये थी कि इन्हें ब्रिटिश इंडियन हिस्से में शामिल नहीं किया गया था। वहाँ राजाओं और नवाबों को राज करने दिया गया। प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश सरकार के रिश्ते को सुप्रीम पावर कहा जाता था। इसमें उन राज्यों के एक्सटर्नल रिलेशन और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन की थी और प्रिंसली स्टेट्स के पास इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी। 1935 में संघीय योजना की बात की गई। इसके बाद ही 1935 एक्ट बनाया गया, जिसमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक अलग यूनिट बनाई गई थी। 1937 में प्रोविंस को कुछ मुफ्त अधिकार दिए गए थे, जिसके अनुसार प्रोविंस केंद्र सरकार के सिर्फ चेहरे नहीं थे, बल्कि एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बन गए थे। लेकिन प्रिंसली स्टेट ने रिपोस्टेड फेडरेशन के लिए परमिशन नहीं दी और इसी वजह से 1935 में भारत का महासंघ बनाने का सपना ही रह गया और 1939 के विश्व युद्ध में एक्ट के इस हिस्से को हटा दिया गया। भारत में आजादी की लड़ाई भी तेज हो गई और हर हिस्से में आजादी की लहर उठने लगी। आजादी की सोच के साथ ही 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल द्वारा मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहां के लेबर लीडर स्टेफर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका मकसद भारत में पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म करना था। इसमें एक और साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन को हार का सामना करना पड़ा।
वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान अटैक का डर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस परिस्थितियों में ब्रिटेन को भारत से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। ब्रिटेन पर अमेरिका, सोवियत यूनियन और चाइना की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा था कि वो भारत का सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करे, पर भारत ने सिर्फ एक शर्त पर ही उन्हें सपोर्ट करने को कहा था कि इसके बदले भारत को युद्ध के बाद आजाद कर दिया जाए। दरअसल अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि क्रिप्स कमीशन को सक्सेस ना मिले और वो कभी भी भारतीय को देश की बागडोर ना दे सके। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को पावर ट्रांसफर करने के समाधान खोजने के लिए भारत में एक कैबिनेट कमीशन भेजने की घोषणा की थी। कैबिनेट कमीशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके पहले मेंबर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट कमीशन जब दिल्ली आया था तब यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक पार्टी से इनकी बातचीत हुई थी। इस मिशन की रिकमेंडेशन थी कि भारत राज्यों का एक संघ यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होगा, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों की ही यूनिट शामिल होगी। केंद्र सरकार डेलीगेशन फॉर्म डिफेंस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इन सब्जेक्ट्स पर ही बात करेगी, जबकि प्रिंसली स्टेट्स इन विषयों को छोड़कर अपनी बाकी की पावर्स का इस्तेमाल कर सकेंगी। इस कमीशन का कहना था कि दूसरे विश्व युद्ध के सिनेरियो को देखते हुए भारत की प्रिंसली स्टेट्स इंडियन फेडरेशन के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करेगी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, हम सभी का सपना सच हो गया। इसके बाद सबसे जरूरी काम प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल करने का था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए, या तो वो इंडिपेंडेंट रहे, या वो भारत में शामिल हों, या तो वो पाकिस्तान में मिल जाए। प्रिंसली स्टेट्स को आम भाषा में रियासत, रजवाड़े या देसी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश एम्पायर द्वारा नहीं चलाए जाते थे, बल्कि भारत के उन एरियाज के राजा ही उस पर राज करते थे। लेकिन इन भारतीय राजाओं को इनडायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर ही कंट्रोल करता था। आज हम जिस भारत को देखते हैं उसकी कल्पना बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल के शायद पॉसिबल हो पाती। आजादी की जब भी बात होती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जरूर लिया जाता है। उनकी राजनीतिक और कूटनीति से ही 365 प्रिंसली स्टेट्स भारत में शामिल हुई थी। उस समय रियासतों को भारत से मिलाने की जिम्मेदारी उस समय के होम मिनिस्टर सरदार पटेल को दी गई थी। उन्हें प्रिंसली मिनिस्ट्री का हेड भी बनाया गया था। साथ ही आजाद भारत के पहले 3 साल सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे। वैसे आजादी से पहले ही सरदार पटेल सिविल सर्वेंट बीपी मेनन के साथ मिलकर एक इंडिजीनियस स्टेट को भारत से जोड़ने के लिए काम शुरू कर चुके थे। बीपी मेनन प्रिंसली स्टेट्स के सेक्रेटरी थे। उस समय प्रिंसली स्टेट्स लगभग 48% इंडियन टेरिटरी, 28% पॉपुलेशन को कवर करती थी। कुछ प्रिंसली स्टेट ने भारत में शामिल होने का फैसला लिया था, वहीं कुछ ने इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रहने का फैसला लिया था और कुछ स्टेट्स ने पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा भी रखी थी। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया, जिसमें उन्हें ऑटोनॉमी यानी लोकली राज करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। भारत में उस समय 565 छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें हैदराबाद, ग्वालियर, कश्मीर, बड़ौदा और मैसूर जैसी दूसरी प्रिंसली स्टेट्स के मुकाबले 100 बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी। इन सभी रियासतों में ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम था और यहाँ राजा के ऊपर किसी भी तरह के नियम नहीं थे। राजा के अधिकारों को सुपर पावर माना जाता था और कई बार यहाँ की जनता राजा के ऑर्डर्स को अंधों की तरह फॉलो भी करती थी। इन सभी रियासतों को भारत में जोड़ने का काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। सरदार पटेल ने इन राज्यों से अपील की थी कि वे भारत की इंटीग्रिटी को बनाए रखने में उनकी मदद करें। उनके राज्यों को एकजुट करने के काम को लेकर लंदन टाइम्स ने लिखा था कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन का काम उन्हें जर्मनी के बिस्मार्क से भी उन्हें ऊंची जगह देता है। बिस्मार्क ने जिस तरह जर्मनी को बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक उसी तरह सरदार पटेल ने भी आजाद भारत को एक बड़ा देश बनाने में सबसे जरूरी भूमिका निभाई थी। यही वो कारण है कि सरदार पटेल को इंडियन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है या फिर आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पर सरदार पटेल ने ऐसा क्या किया था? एक तरफ वल्लभ भाई पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को एक करके एक बड़ा देश बनाने का काम शुरू किया था, तो दूसरी तरफ इन राज्यों में डेमोक्रेटिक सिस्टम को अप्लाई करने का काम भी शुरू कर दिया था। जैसे 1947 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 39 छोटी रियासतों को उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में सबसे बड़ा यूनियन ग्रेटर राजस्थान यूनियन था, जो कि 30 मार्च 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिनमें 15 पुरानी राजपूत रियासतें शामिल थी। बड़ौदा की भी बड़ी रियासत 1 मई 1949 को बम्बई, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, उसमें शामिल हुई थी। साउथ कोस्टल स्टेट त्रवणकोल पहली रियासत थी जिसने उस समय भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन यानी विलय पत्र पर साइन करने से साफ मना कर दिया था और कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप पर सवाल उठाया था।
साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के समय बनाई गई थी। ऐसे कहा जाता है कि सर सीवी अय्यर ने यूके की सरकार के साथ सीक्रेट ट्रीटी यानी समझौता कर लिया था और यूके की सरकार भी आजाद ट्रावनकोर की तरफ ही थी, क्योंकि इस जगह पर मोनोजाइट मिनरल बहुत ज्यादा पाया जाता था, जो कि ब्रिटेन को न्यूक्लियर हथियार को बनाने में काफी मददगार साबित होता। जब जुलाई 1947 में केरल की सोशलिस्ट पार्टी की एक मेंबर ने सीवी अय्यर पर जानलेवा हमला किया, तो उसके बाद वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गए और 30 जुलाई 1947 को ट्रावनकोर भारत का हिस्सा बन गया। ऐसे ही जोधपुर भी भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। जोधपुर के राजा और वहाँ की जनता हिंदू थे, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। ऐसे माना जाता है कि जवान राजा हनुमंत ने यह अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत का बॉर्डर लगने की वजह से वो पाकिस्तान से काफी अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। जिन्ना ने महाराजा को अपनी सभी डिमांड्स की लिस्ट बनाकर एक ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे दिया था। इसमें इन्होंने सेना और किसानों की मदद से हथियार बनाने और उन्हें सेल करने के लिए कराची पोर्ट तक फ्री एक्सेस देने का वादा भी किया था। जब सरदार पटेल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राजा से सीधे बात की और सभी बेनिफिट्स देने के साथ ही उनके ऑफर को स्वीकार करने की बात भी कही। सरदार पटेल ने राजा को ये यकीन दिलाया कि उनके पास हथियारों को एक्सपोर्ट करने की पूरी अनुमति होगी। जोधपुर को काठियावाड़ से ट्रेन के जरिए जोड़ा जाएगा, साथ ही अकाल के समय अनाज और खाना मुहैया कराया जाएगा। 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनुमंत सिंह ने मर्जर लेटर पर साइन कर दिया और जोधपुर भी भारत का हिस्सा बन गया था। सरदार पटेल के सामने एक और बड़ी समस्या भोपाल को भारत से जोड़ने की थी, क्योंकि भोपाल ने भी आजाद रहने की बात कही थी। यहाँ रहने वाले लोगों में अधिकांश हिस्सा हिंदू ही था, पर यहाँ एक मुस्लिम नवाब हमीदुल्लाह खान राज करते थे। वो मुस्लिम लीग के सबसे करीबी दोस्त और कांग्रेस के बड़े विरोधी थे। उन्होंने माउंटबेटन को लिखा कि वो एक आजाद स्टेट चाहते हैं, पर माउंटबेटन ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा कि कोई भी रूलर अपने नजदीकी डोमिनियन से भाग नहीं सकता। फिर जुलाई 1947 को जब ज्यादातर राजाओं ने भारत में शामिल होने का फैसला लिया, तो भोपाल के नवाब ने भी मजबूरी में साइन कर दिया। इस तरह भोपाल, भुज, बिहार, त्रिपुरा और मणिपुर भारत का हिस्सा बने थे। नवंबर 1949 में जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी प्रिंसली स्टेट्स भारत का हिस्सा बन गए थे। सरदार पटेल की मेहनत का रंग ये रहा, इन 3 राज्यों को छोड़कर सभी भारत का हिस्सा बन चुके थे, जिसे इंडियन यूनियन यानी भारतीय संघ कहा गया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर एक बड़ा देश बन चुका था, पर अंत में सरदार पटेल ने इन 3 राज्यों पर भी थककर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का फैसला लिया। सबसे पहले जूनागढ़, जो कि वेस्टर्न इंडियन यूनियन के सौराष्ट्र का बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ के मुस्लिम नवाब महावत खान जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। इन्होंने काठियावाड़ की प्रिंसली स्टेट में पावर ट्रांसफर करने के एक दिन पहले ही पाकिस्तान में शामिल होने के लिए साइन कर दिया था। इस राज्य में रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदू ही थे और वे पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने नवाब के इस फैसले पर प्रोटेस्ट किया। जब ऐसे में जूनागढ़ में हालात बिगड़ने लगे तो नवाब अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग गए। नवंबर 1947 में भारतीय सेना जूनागढ़ पहुंच गई और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस बात की जानकारी जब माउंटबेटन के पास पहुंची तो वो काफी नाराज हुए और इसके बाद वहां जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 90% लोगों ने भारत में रहने की बात कही। जूनागढ़ के मुस्लिम दीवान ने इसे कानून में लाने के लिए 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार से मदद मांगी थी, जिसे 20 फरवरी 1948 को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। हैदराबाद में भी कुछ ऐसे ही माहौल बन रहे थे। वहाँ की जनता भारत का हिस्सा तो बनना चाहती थी, लेकिन वहाँ के निजाम उस्मान अली खान तैयार नहीं थे। पाकिस्तान के नेताओं ने उन्हें इस बात के लिए उकसाया कि वो भारत में शामिल न होने के लिए प्रोटेस्ट करें, लेकिन सरदार पटेल भारत के सेंटर में हैदराबाद की इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझते थे, इसलिए किसी भी तरह वो इसे भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो श्रीनाथ राघवन के हिसाब से पटेल ये मानते थे कि कश्मीर से ज्यादा इम्पोर्टेंस हैदराबाद का है। 1947 के अंत तक वो कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज होने का विचार रखते थे, लेकिन इसके बदले पाकिस्तान हैदराबाद के निजाम से डायरेक्ट भारत में शामिल होने के लिए बात करे तो। राघवन आगे लिखते हैं कि सरदार पटेल ने जूनागढ़ को मिलाने के बाद पब्लिकली कहा था कि अगर वे हैदराबाद के लिए मानेंगे तो वो कश्मीर के लिए सहमत हो सकते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद पाकिस्तान ने नरमी दिखाई और निजाम कंफ्यूज होने लगे। वहाँ की जनता ने भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया और जब ये पक्का हो गया कि निजाम अब भी तैयार नहीं है तो 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में घुस गई और इसे भी अपने कब्जे में कर लिया। नवंबर 1949 में हैदराबाद को ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना दिया गया। अब तक कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्य भारत का हिस्सा बन चुके थे, पर अभी भी भारत का एक हिस्सा कश्मीर अभी भी बाकी था।
ऐसे कहा जाता है कि सरदार पटेल कश्मीर को भी हैदराबाद की ही तरह बिना किसी शर्त के भारत का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय राजनीतिक गर्मागर्मी की वजह से ऐसा हो न सका। कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत का हिस्सा बनाने की कोशिश पूरी हो चुकी थी। इसके बाद बारी थी प्रिंसली स्टेट्स को उसके पास के राज्य से जोड़ने की। पहले हिस्से में 216 प्रिंसली स्टेट्स को उन प्रांतों के साथ जोड़ दिया गया जो जियोग्राफिकली कंपैटिबल थे। दूसरे हिस्से में 61 प्रिंसली स्टेट्स को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना दिया गया। तीसरे हिस्से में 261 प्रिंसली स्टेट्स को नए राज्यों में बदल दिया गया। 1971 में भारत में राजशाही व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मल रूलर्स को दिए गए फ्री और स्पेशल राइट्स को उनसे छीन लिया था। ऐसे ही रॉयल प्रिंसली स्टेट कश्मीर जियोग्राफी के अनुसार 5 हिस्सों में बटा हुआ था। बीच में कश्मीर घाटी, साउथ में निचली पहाड़ियों पर खेती करने के लिए सही जमीन के साथ जम्मू, ईस्ट में ऊंचे पहाड़ों के साथ अक्साई चीन और लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट में गिलगित का ऊंचा इलाका और नॉर्थ में बालूचिस्तान का एक और ऊंचा हिस्सा। जम्मू के डोगरा राजपूत के वंश ने 19वीं सदी में इन सभी हिस्सों को जोड़कर एक राज्य बनाया, जिसका फायदा महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद मिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डोगरा के एक राजा गुलाब सिंह ने 1846 में अमृतसर एग्रीमेंट के बाद जम्मू कश्मीर रॉयल प्रिंसली स्टेट बना दिया था। इसके बाद कश्मीर हैदराबाद के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट बन चुकी थी। इसी वजह से पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के लिए सामूहिक महत्व की जगह थी। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स और रूस का भी कश्मीर पर इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद कश्मीर के राजा भी इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा रखते हैं। कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान और भारत दोनों ही देश से मिलती थी और दोनों ही देश इसे अपना हिस्सा बनाने की कोशिश में लगे थे। जम्मू कश्मीर उन प्रिंसली स्टेट्स में से एक था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूद था और असली फैसला वहीं लिया जाना था। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से ही मिल जाएगा और यहाँ के आसपास के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ की लगभग 3/4 आबादी मुस्लिम थी। ट्रांसपोर्टेशन, भाषा, व्यापारिक रिश्ते भी कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ शामिल होने के इशारे कर रहे थे, लेकिन महाराजा हिंदू थे। बंटवारे और आजादी के साथ शुरू हुए धार्मिक दंगों की वजह से उनके लिए उनकी रॉयल स्टेट को मुस्लिम राज्य का हिस्सा बनाना काफी मुश्किल था। उस समय के राजनेता शेख अब्दुल्ला ने भी पहले कश्मीर को भारत में शामिल करने पर सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में उनका झुकाव कश्मीर की आजादी की ओर हो गया था। किस देश में शामिल हुआ जाए, इस पर कश्मीर के राजा हरि सिंह बहुत टाइम लगा रहे थे। वो इस पर सोच समझकर ही फैसला लेना चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ, ब्रिटिश और इंडियन ऑफिसर्स की काफी कोशिशों के बाद भी हरि सिंह किसी भी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच सके थे। वहीं कश्मीर पर भी पाकिस्तान की नजर थी और कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी होने की वजह से जिन्ना भी सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा बन जाएगा। आजादी मिलने के कई हफ्तों बाद हरि सिंह ने अपने राज्य को किसी भी देश का हिस्सा अब तक नहीं बनाया था। तब पाकिस्तान ने अपनी ताकत के दम पर जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह से जम्मू कश्मीर को छीनने के लिए कवालियों की एक फौज भेजने का फैसला लिया। 24 अक्टूबर 1947 की सुबह हजारों कवालियों की सेना कश्मीर में घुस गई। उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर रुख किया, जहाँ से हरि सिंह राज करते थे। परेशानी भरे इस समय में हरि सिंह ने भारत की ओर मदद की गुहार लगाई। 25 अक्टूबर को सरदार पटेल के नजदीकी दोस्त बीपी मेनन को प्लेन से श्रीनगर भेजा गया।